साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज ने इस बार नववर्ष में मुझे अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं उसके संचालकों का आभारी हूँ। साथ ही इस मंच से जुड़े उन सभी विद्वान साहित्यकारों का नववर्ष का अभिनंदन करता हूँ। उन्हें इस नए साल की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, मैं आईना हूँ। दुनिया मुझे दर्पण, आरसी, मुकुर, शीशा, कांच, चश्मा, करफर, लौंग, ग्लास, दूरबीन, मिरर, लेंस आदि नामों से भी जानती है। यह भी कहा जाता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो जैसा है, जैसा दिखता है, मैं वही बताता और दिखाता हूँ। मैं उस शायर का सम्मान करता हूँ जिसने सच को परिभाषित करते हुए कहा, सच घटे या बढ़े, सच नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मुझे बनाया होगा उसका मकसद भी शायद यही रहा होगा कि मैं सच का साक्षी बनूं, तटस्थ और निर्लिप्त रहकर गवाही दूं। दुनिया के कवि, शायर और फिल्मकारों ने अपनी कल्पना के सागर में गोते लगा लगाकर न जाने मेरे कितने रूप, रंग, गुण और प्रकार से मुझे समृद्ध किया है। किसी ने मेरा दिल आईना है, इधर देखिए, आपकी शक्ल इसमें नज़र आएगी कहा, तो किसी ने अपने दिल के आईने में अपने यार महबूब की तस्वीर छुपाकर रख ली। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कोई अपने मन को दर्पण कहकर उसे अपने भले बुरे सारे कर्मों का साक्षी और प्रदर्शक कहता है। गीतकार आनंद बख्शी ने मेरी तारीफ अपने ढंग से की। दर्पण झूठ न बोले, जो सच था तेरे सामने आया, हंस ले चाहे रो ले। इतना ही नहीं, बॉलीवुड वालों ने तो दर्पण और आईना जैसी खूबसूरत फिल्में भी मेरे रूपांकन और चरित्रांकन में बना डाली। मैं उन सब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए मेरे कितने ही प्रकार निर्मित कर लिए हैं, लेकिन उन पर मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता। दरअसल उन्होंने इस प्रकार से मेरी ही प्रजाति को समृद्ध एवं विकसित किया है। लोगों ने अपने अपने समय में मुझे अपने अपने ढंग से देखने, समझने और संवारने का प्रयास किया। एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गुजरात में एक जगह है भुज। वहाँ पर 1750 ईस्वी में एक श्रद्धालु ने, एक राजा ने मेरे ही नाम पर एक महल बनाया जिसका नाम आईना महल है। आज उस महल का संचालन आईना महल ट्रस्ट कर रहा है।
तो 18वीं शताब्दी में 1750 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। यह कच्छ क्षेत्र में है और राव लखपत जी द्वारा इसे बनवाया गया था। इसे बाद में राम सिंह मालम ने चश्मे, दर्पण और टाइल्स के साथ वास्तुकला की स्थानीय और यूरोपीय शैली के मिश्रण के साथ डिजाइन किया था। इस महल को 1977 में घड़ियों, माल, यांत्रिक खिलौने और चित्रों सहित यूरोपीय संग्रह का प्रदर्शन करते हुए एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें यूरोपीय शिल्प और वास्तुकला का नमूना देखा जा सकता है। महल के पूरे निर्माण में उस अवधि में 3 साल का जो राजस्व प्राप्त हुआ था उसका व्यय हुआ था। वर्ष 2001 के भूकंप में इस महल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में महल के उस हिस्से को फिर से बना दिया गया, बहाल कर दिया गया और अब इस महल का संचालन आईना महल ट्रस्ट करता है। यह महल मेरी ही याद में या मुझे ही प्रतीकित करने के लिए बनाया गया है। यह 2 मंजिला हवेली है जिसे पत्थरों से बनाया गया है। इसके पत्थरों पर नक्काशी की गई है और लकड़ी की जाली से इसे सुसज्जित किया गया है। इसका डिजाइन भारतीय शैली में है और सजावट यूरोपीय शैली में है। मेरे इस महल के फर्श को नीले डेल्फ्टवेयर टाइल्सों के साथ सजाया गया है और संगमरमर की दीवारों को दर्पणों से सजाया गया है जिन्हें गिल्ड फ्रेम द्वारा अलग किया गया है। मेरी इस दीवार पर सज्जित अलमारियां सजाई गई हैं जिस पर कांच और मिट्टी के पात्र प्रदर्शित किए गए हैं। विनीशियन ग्लास की छाया के साथ कैंडलवेरा और झूमर से भी मुझे सजाया गया है। आज दुनिया भर में पाए जाने वाले मेरे चांदी के कांच वाले रूप की शुरुआत लगभग 200 साल पहले जर्मनी में हुई थी। 1835 में जर्मन रसायन विज्ञानी जस्टस वान लीविंग ने अस्पष्ट कांच के एक फलक के दूसरी तरफ धातु चांदी की एक पतली परत लगाने की प्रक्रिया विकसित की और इस तकनीक को जल्द ही लोगों ने स्वीकार लिया, संशोधित किया इसे और बड़े पैमाने पर मेरा उत्पादन शुरू हुआ। मेरे आधुनिक स्वरूप की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में भले ही हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं वास्तव में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में हूँ। ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस जर्नल में दृष्टि वैज्ञानिक डॉक्टर जे हनोक द्वारा 2006 की अपनी समीक्षा में बताया गया है कि अनातोलिया, जिसे आज तुर्की कहा जाता है, में कोई 8000 साल पहले मेरे पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन रूप यानी ज्वालामुखी कांच का लोगों ने निर्माण किया था। पॉलिश किए गए तांबे से बने मेरे स्वरूप बाद में 4000 से 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया, जिसे अब इराक के नाम से जाना जाता है, और मिस्र में दिखाई दिए थे। पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने अपने विश्वकोश प्राकृतिक इतिहास में
मेरे कांच के स्वरूप के पहले रिकॉर्ड किए गए उपयोग की ओर इशारा किया है, लेकिन उस समय मैं सर्वसामान्य के उपयोग में नहीं था। हालांकि विभिन्न सभ्यता और संस्कृति वाले ने स्वतंत्र रूप से पूरे इतिहास में कई बार मेरे प्रतिबिंब और स्वरूप का निर्माण किया, मैं तो कहूँगा कि प्रकृति को मेरा प्रथम जनक होने का ताज पहनाया जाना चाहिए। विद्वान हनोक ने लिखा है कि सबसे पहले दर्पण शायद पानी के शांत पूल और पानी के चट्टान या मिट्टी के कंटेनर में ही थे। मैं भौतिक रूप से प्रकाश को प्रतिबिंबित करता हूँ और इस प्रकार अपने आसपास की दुनिया से लोगों को परिचित कराता हूँ। लोग मुझे आध्यात्मिक रूप से प्रकाश, जागरूकता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी स्वीकारते हैं। इसलिए आध्यात्मिक प्रतीकवाद के संदर्भ में मैं सत्य को दर्शाने का एक माध्यम भर हूँ। मनोवैज्ञानिकों ने मुझे चेतन मन और अचेतन मन के बीच की दहलीज का प्रतीक माना है। मुझ में देखने से उनकी बेहोशी की गहराइयों का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं जो छवि बनाता हूँ वह प्रतीकात्मक है और इसे सचेत और अवचेतन दोनों तरह की विचार प्रक्रियाओं में समझा जा सकता है। साहित्य में विचार के इन दोनों स्पेक्ट्रमों को विभिन्न प्रकार की चीज़ों के प्रतीक के लिए मेरा उपयोग किया गया है। प्रकाश जो मुझसे परावर्तित होता है, आँख के लेंस या कैमरे के माध्यम से केंद्रित होने पर मैं उसके सामने जो कुछ भी है उसकी एक छवि दिखाता हूँ। मैं छवि की दिशा को एक ही समान लेकिन विपरीत कोण में उलट देता हूँ, जिससे प्रकाश उस पर चमकता है। मैं दर्शकों को स्वयं को या उनके पीछे की वस्तुओं को देखने की अनुमति देता हूँ, यहाँ तक कि उन वस्तुओं को भी जो उनसे विशिष्ट कोण पर हैं लेकिन उनके देखने के क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें भी दिखला देता हूँ। मैं प्रागैतिहासिक काल से मौजूद हूँ। पानी की सतह मेरा सर्वाधिक प्राचीन रूप है। लोग हजारों वर्षों से पत्थर, धातु और कांच जैसे विभिन्न सामग्रियों से मेरा निर्माण कर रहे हैं। आधुनिक समय में मुझे चांदी या एल्युमिनियम जैसी धातुओं के उपयोग से उच्च क्षमता वाले समुन्नत रूप में बनाया जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में लिरियोपे नामक अप्सरा व नदी के देवता सिफिसस के पुत्र के रूप में नारसिसस का वर्णन मिलता है। युवा नारसिसस अनिंद्य सौंदर्य का स्वामी था, जिसे देखकर लोग अवश्य भाव से उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे, किंतु उसे दुनिया में कोई भी आकर्षक नहीं लगता था। सुंदरियां उसके रूप पर मोहित हो दीवानी बनी फिरती थीं। वह जहाँ भी जाता अनगिनत युवतियों व युवाओं के दिल टूट जाते। नारसिसस की माँ को एक भविष्यवक्ता ने बताया था कि यदि वह युवक अपने आप को जान नहीं पाया तो लंबी आयु का स्वामी होगा, लेकिन उस समय उसे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। कोई मेरी बातों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि मैं हर उस एक का प्रिय और अपेक्षित हूँ जिसके मन में कभी भी अपनी छवि देखने की ललक जगती है। ग्रीस की पौराणिक कथा मेरे प्रथम प्रिय नारसिसस की मनोरम दारुण कहानी से अवगत कराती है, जो झील में जल पीने के क्रम में पहली बार अपना प्रतिबिंब देखता है और उस पर इस प्रकार रीझता, आकर्षित होता है कि बार बार उसे देखना चाहता है। उसे चूमने की ललक में
वह जल का स्पर्श करता है। शांत जल तरंगित हो प्रतिबिंब को खंडित कर देता है। नार्सिसस बेचैन हो बार बार अपनी अनुपम छवि को चूमने के प्रयास में उद्विग्न हो वहीं जल में डूब मरता है। कहा जाता है उस जगह पर एक खूबसूरत फूल उग आया जिसे दुनिया ने नार्सिसस या नरगिस या डैफोडिल्स का नाम दिया। यही आत्मरति आत्ममुग्धता जैसी ग्रंथि का रूप ले लेता है जिसे मनोविज्ञान एक मनोरोग या मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी में रखता है। मैं सृष्टि के सर्वोत्तम सुंदर अपने उस प्रिय की याद में श्रद्धा के 2 फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहूँगा। इसी प्रसंग में मुझे एक ऐतिहासिक घटना की याद आती है जो मेरे जीवन का दुखद कृष्ण पक्ष है। 13वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन की परम रूपवती रानी पद्मावती के सौंदर्य पर विमोहित हो दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने का निश्चय कर उसके समीप आ धमका। वह हर हाल में पद्मावती से मिलना और उसे पाना चाहता था। बहुत मान मशक्क़त के बाद वह इस बात पर राजी हुआ कि अगर उसे एक बार पद्मावती से मिलवा दिया जाए तो वह उसे देख लेने के बाद दिल्ली लौट जाएगा। लेकिन किसी राजपूत रानी का पर पुरुष से मिलना कतई संभव नहीं था। ऐसे में रानी ने आईने में प्रतिबिंब के जरिए अलाउद्दीन को अपनी छवि दिखाने पर सहमति जताई। मुझ अभागे को इसका माध्यम बनना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य कि रानी की छवि देखने के बाद अलाउद्दीन की नीयत बदल गई और चित्तौड़गढ़ को भीषण युद्ध के उपरांत अपने राजा की हत्या और रानियों के जौहर का दुखद दृश्य देखना पड़ा। मैं हर सौंदर्य प्रेमी का प्रिय और हर प्रेमी की आँखों का तारा हूँ। जब कोई युवक या युवती अपने विपरीत लिंगियों को प्रशंसा की निगाह से देखता या उसकी तारीफ करता है तो वह बार बार मेरे अंतर में प्रवेश कर अपना रूप संवारने लगता है। मैं न होता तो दुनिया के रंग और हुस्न की कहानी कुछ और ही होती। हजारों वर्षों से मैंने सौंदर्य को सजाने संवारने में साथ दिया है, लेकिन कभी भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ। मैं सच का दृष्टा और रूप का प्रवक्ता हूँ। मैं रंच मात्र भी किसी का कुछ चुराता नहीं। इतिहास ने मुझ पर विश्वास किया है। लोगों ने अपने मन को मेरे सामने निर्वसन किया है। मैं उन सब का अखंड विश्वास हूँ। न मैं कभी कुछ चुराऊँगा न छुपाऊँगा। मेरा हृदय पारदर्शी है क्योंकि मैं आईना हूँ। किसी शायर की इन पंक्तियों को सम्मान देते हुए मैं अपनी बात की पुष्टि करना चाहूँगा कि आईना हूँ तेरा, क्यों इतना कतरा रहे हो। सच ही कहूँगा, क्यों इतना घबरा रहे हो। शायरों ने, कवियों ने मुझ पर एक से एक नायाब शेर कहे हैं, पंक्तियाँ रची हैं, तो मैं उनकी कुछ पंक्तियों से भी आपको रूबरू करा दूं ताकि आप भी जान सकें कि उनकी दृष्टि में मैं क्या हूँ। रहनुमा खुद को सभी पाक साफ कहते हैं, आईना किसको यहाँ कैसे दिखाया जाए। सच यही कि हर किसी को सच दिखाता आईना, ये भी सच कि सच किसी को कह न पाता आईना। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। आईना कुछ क्यों इतना कतरा रहे हो, सच ही कहूँगा, क्यों इतना घबरा रहे हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी आत्मकथा संपन्न कर रहा हूँ और क्षितिज और उससे जुड़े तमाम लोगों को नववर्ष की मंगल कामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। नमस्कार, आभार, धन्यवाद।